क्राइम तक में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं पूनम शर्मा कानूनी कहानी के तीसरे एपिसोड में फिर आपके साथ हाजिर हूं और आज देश में अलग अलग जो मामले सुने गए उसमें जो आपके लिए अहमियत रखते हैं, जो आपके लिए ज़रूरी हैं जानने, उन पर मैं विस्तार से बताऊंगी। ख़ास तौर से व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर जिस तरह से बातें हो रही हैं और 8 फरवरी से इसको लागू किया जाना है, तो कोर्ट में आज जो सुनवाई हुई उसमें आज क्या हुआ, साथ ही जो 26 जनवरी की हिंसा से जुड़े हुए मामले थे दिल्ली में, वो सुप्रीम कोर्ट में सुने गए, उसमें क्या हुआ, और साथ ही आपको ये बताऊंगी कि हमारे देश में कितनी हाई कोर्ट्स हैं, कितने जजेस हैं, महिलाओं का प्रतिशत कितना है उसमें। ये तमाम दिलचस्प जानकारी धीरे धीरे आपके साथ शेयर करूंगी। शुरुआत करते हैं व्हाट्सएप से। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी 8 फरवरी से लागू होने जा रही है, यानी अगले 4-5 दिन के बाद ये पॉलिसी लागू हो जाएगी। और अगर इस पॉलिसी को आप नहीं अपनाते हैं, जो नई प्राइवेसी पॉलिसी है, तो फिर व्हाट्सएप का आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में आज एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी जिसमें कहा गया कि ये जो है लोगों की प्राइवेसी के साथ छेड़छाड़ है और इस या तो केंद्र सरकार व्हाट्सएप की जो नई प्राइवेसी पॉलिसी है उस पर रोक लगाए, या फिर लोगों के पास ये अधिकार हो कि वो इस नई प्राइवेसी पॉलिसी का इस्तेमाल करना चाहते हैं या नहीं। व्हाट्सएप ये अधिकार लोगों को दे। ये कहीं ना कहीं जबरन उनसे सहमति लेकर व्हाट्सएप को यूज़ करने का मामला है। इस याचिका पर आज केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है दिल्ली हाई कोर्ट ने, और उसमें अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया गया है। हालांकि सुनवाई जब होगी अगले महीने 16 मार्च को, तब तक पॉलिसी लागू हो चुकी होगी अभी जैसी व्यवस्था दिख रही है। अब सवाल ये है कि इस पर इतना शोर क्यों मच रहा है नई प्राइवेसी पॉलिसी पर। तो इसका कारण ये है कि हमारे यहाँ अभी भी पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जो है वो लंबित है, वो अभी भी पार्लियामेंट में पास नहीं हुआ है। और हमारे यहाँ जो कानून है फ़िलहाल वो बहुत लचर हैं प्राइवेसी को लेकर, और ख़ास तौर से जितने भी ऐप्स इस्तेमाल होते हैं हिंदुस्तान में उसको लेकर, और उसी का फ़ायदा व्हाट्सएप उठा रहा है, ये कह सकते हैं। तो यूज़र्स जो है उनके लिए व्हाट्सएप हिंदुस्तान में कितना ज़रूरी है और व्हाट्सएप के लिए भारत कितना ज़रूरी है, भारत के यूज़र्स कितने ज़रूरी हैं, ये आप इस बात से समझ सकते हैं कि तकरीबन पूरे विश्व में 2 अरब लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, और उसमें से 20% जो बाज़ार है वो भारत का है व्हाट्सएप के लिए, यानी कि तकरीबन 40 करोड़ लोग जो हैं वो व्हाट्सएप का इस्तेमाल भारत में करते हैं। तो यानी कि ज़्यादातर स्मार्टफ़ोन यूज़ करने वाले जो लोग हैं वो सब व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सवाल यही खड़ा हो रहा है कि क्यों ऐसा किया जा रहा है, और इस नई प्राइवेसी पॉलिसी को अगर ये अमल में आती है और तो क्यों ये महत्वपूर्ण हो जाता है आम लोगों के लिए कि उनकी प्राइवेसी के साथ समझौता हो रहा है। ख़ास तौर से अगर व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी की बात करें तो ये सिर्फ भारत या बाकी उन देशों के लिए है जहां पर लोगों की जो डाटा प्राइवेसी से जुड़े हुए कानून हैं वो लचर हैं। अगर हम अमेरिका की बात करें, यूरोपियन देशों की बात करें, ब्राज़ील की बात करें, तो वहाँ पर ये पॉलिसी व्हाट्सएप की नहीं है, क्योंकि सरकार पहले ही ऐसे कानून बना चुकी है जिसकी वजह से जो लोगों की प्राइवेसी है और जो डाटा प्रोटेक्शन एक्ट है वो वहाँ पर बहुत कड़े हैं, बड़े कानून हैं। और ऐसे में अगर कोई भी कंपनी या कोई भी ऐसी ऐप चलाने वाली जो कंपनी है वो उनका उल्लंघन करती है तो उसमें कड़े प्रावधान हैं, कड़ी सज़ा है, और इसी वजह से वहाँ ऐसा नहीं हो पाता है। व्हाट्सएप ने इसको भांप लिया है कि भारत में जो कानून हैं वो बहुत लचर हैं, और इसी वजह से चूँकि पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट अभी पास ही नहीं हुआ है, उसका फ़ायदा कंपनी ले रही है। अब सोचिए कि अगर 8 फरवरी को ये प्राइवेसी पॉलिसी लागू हो जाती है और उसके बाद बिल आता है कुछ वक्त बाद भी, तो उसका कोई फ़ायदा हिंदुस्तान में नहीं हो पाएगा। और उसका कारण ये है कि तब तक व्हाट्सएप पहले ही जो भी लोगों का पर्सनल डाटा है उसको प्रोसेस और शेयर कर चुका होगा किसी थर्ड पार्टी को, तो उसके बाद बिल आएगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए इस पर हाय तौबा मचा हुआ है कि न सिर्फ आम लोगों की जानकारियाँ, न सिर्फ उनकी निजता, बल्कि भारत जैसे गणतांत्रिक देश के लिए ये खुद अच्छी चीज़ नहीं है कि लोगों की पर्सनल जानकारी किसी अमेरिकन कंपनी के पास हो। तो बहरहाल अब इस मामले में नोटिस कर दिया गया है। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार इस पर अपना क्या रुख रखती है और कैसे अब चीज़ें आगे बढ़ती हैं। पिछली बार जो है वो पॉलिसी को
चेंज किया गया था 2020 में, तब इतना हो हल्ला व्हाट्सएप की पॉलिसी चेंज करने पर नहीं हुआ था। कारण यही था कि इस बार साफ साफ व्हाट्सएप ने बोल दिया है कि अपने जो भी पर्सनल डाटा है लोगों का, वो थर्ड पार्टी को वो शेयर इस तरह से कर सकते हैं जिससे उनके व्यावसायिक हितों में कहीं उनको ज़रूरत होती है तो उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। व्हाट्सएप की तरफ से हालांकि इस पर काफ़ी कुछ कहा भी गया है। अपनी सफाई में कहा गया है कि हम लोगों की निजता का हनन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए ऐसी चीज़ें की जा रही हैं। लेकिन देश में अभी जिस तरह से कानून बने हुए हैं उसमें मान लीजिए किसी पर्सनल आपकी कोई डाटा शेयर होता है और उससे आपकी निजता भंग होती है तो आईटी एक्ट के तहत आप मुकदमा तो कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल व्हाट्सएप जिस तरह से ये नई प्राइवेसी पॉलिसी लागू कर रहा है अपने उपभोक्ताओं पर भारत में, उसे रोकने के लिए भारत में कोई कानून नहीं है और इसी की आवाज़ लगातार उठ रही है। और उसका कारण यह है कि बड़ी संख्या में लोग भारत में व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी खबर आपको बताते हैं, जो गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हिंसा से जुड़े हुए मामले को लेकर बहुत सारी पिटिशंस थी, बहुत सारी याचिकाएं थी जिन पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए ये कहा कि हमें नहीं लगता कि कोर्ट को इस मामले में दखल देने की ज़रूरत है, क्योंकि सरकार पहले ही इस मामले में गंभीर है। ख़ास तौर से कहा गया कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने इसको लेकर अपना भाषण दिया और गंभीर चिंता जताई जो कुछ लाल किले पर हुआ, इससे साफ होता है कि सरकार पूरी तरह से सजग है और इस पूरे मामले पर नज़र बनाए हुए है। साथ ही इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज भी अपनी जांच कर रही हैं। तो कोर्ट ने कहा कि हमें नहीं लगता कि इस मामले में कोर्ट को इस वक्त दखल देने की ज़रूरत है, जबकि जांच भी चल रही है और सरकार भी इस पूरे मामले पर नज़र रखे हुए है। जो मल्टीपल पिटिशंस थी उसमें एक पिटिशन ये भी आई थी कि बहुत सारे सोशल मीडिया या मीडिया चैनल्स पर जो किसान संगठन हैं उनके लोगों को आतंकवादी बताया गया है। तो कोर्ट ने उसमें भी सुनवाई से इनकार कर दिया और कहा कि इस तरह के विषयों पर कोर्ट हर बात पर ही अपनी राय रखे या इस पर बोले, ये ज़रूरी नहीं है। लोगों को काम करने की इस मामले में पूरी स्वतंत्रता होती है और लिहाजा ये जो सभी याचिकाएं थी जो गणतंत्र दिवस पर हुई, दिल्ली में हिंसा से जुड़ी हुई थी, उस पर कोर्ट ने सुनवाई से आगे इनकार कर दिया है। आपको कुछ और दिलचस्प जानकारियां अब कानूनी कहानी में बताते हैं कि भारत में कितने हाई कोर्ट हैं। तो भारत में आपको बताना चाहेंगे कि 25 हाई कोर्ट हैं और सुप्रीम कोर्ट उनके ऊपर है। इसमें सबसे पुराना जो कोर्ट है वो 1862 में कोलकाता हाई कोर्ट जो है वहाँ से शुरुआत हुई थी और जो आखिरी हाई कोर्ट है वो 2019 में आंध्र प्रदेश के अमरावती में बना है, जो देश को 25वां हाई कोर्ट मिला है। साथ ही यहाँ पर हाई कोर्ट जितने हैं 25 और सुप्रीम कोर्ट, उन दोनों को मिलाकर जो न्यायाधीशों की संख्या है वो तकरीबन 1100 के आसपास है। लेकिन आप ये जान के हैरान रह जाएंगे कि इसमें महिला जजों की संख्या बेहद कम है। महिला जजों की संख्या तकरीबन 80 के आसपास है और ये अगर प्रतिशत के हिसाब से देखें तो 7% के आसपास है। तो यानी अभी भी महिलाएं जो हैं, ख़ास तौर से जो जजेस हैं, उनका प्रतिनिधित्व हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बेहद कम है। लेकिन कह सकते हैं कि आगे ये धीरे धीरे और बढ़ेगा। जिस तरह से जुडिशरी में महिलाएं एक्टिव रोल प्ले कर रही हैं, वकीलों की तादाद भी पिछले कुछ अगर दशकों में देखा जाए, पिछले 2 दशकों में देखा जाए तो महिला वकीलों की संख्या जो है वो देश में काफ़ी बढ़ी है और कहीं ना कहीं फिर आगे हम देख सकते हैं कि वो जजों की संख्या पर भी, महिलाओं की संख्या पर भी असर डालेगी। तो ये आज की कानूनी कहानी मेरे साथ आपने सुनी। कल फिर हाजिर होंगे आपके साथ कुछ और दिलचस्प कानून से जुड़ी हुई कहानियों को लेकर। अभी फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।